सार एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सारांश। सारांश जैसे मैम ने बताया, निचोड़, जिस्ट, हार्ट ऑफ रिकवरी प्रोग्राम। अगर हम ये 4 टूल्स हैं, ये 4 टूल्स को समझ पाएंगे, ये हम अपने लव्ड वंस को भी कराते हैं, ये आपके लिए भी है। ये 4 टूल्स को अगर हम अच्छे से समझ पाएंगे तो हमारे लिए रिकवरी के पाथ पे चलना इजी हो जाएगा। क्योंकि बीइंग फैमिलीज आप सबके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है पेशेंट के साथ डील करना, पेशेंट को अंडरस्टैंड करना, पेशेंट को ट्रीटमेंट में कंटिन्यू करा पाना। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप समझिए कि बीमारी क्या है, उसमें आपको किस तरह की मदद चाहिए और आपको कैसे आगे चलना है। सो अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, ये टूल्स अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो थिंग्स विल बी वेरी इजी। शुरू करने से पहले आई वुड लाइक कि आपका कोई सवाल है जो हम एड्रेस कर सकें, कोई भी सवाल किसी से भी रिलेटेड, एनीथिंग एनी फैमिली वांट्स टू आस्क सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज सेशन। बताइए। शेम से बाहर आएंगे, ठीक है। बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे किंतु परंतु होते हैं। व्हाट इफ 3 महीने बाद अगर जाके इन्होंने कुछ कर लिया तो, व्हाट इफ 3 महीने बाद भी इन्होंने मेरी बात ना मानी तो। ये मैं आपके भी हाथ पे बोल रही हूँ, ऐसे ये आपके सवाल होने चाहिए। तो इस तरह का कोई भी सवाल आपके मन में आप कर सकते हैं सो दैट वी कैन स्टार्ट इट। है अभी कोई सवाल कि हम स्टार्ट करें? जी ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सार को हमने डिवाइड किया है 4 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज एस स्टैंड फॉर सेल्फ डायग्नोसिस। सेल्फ डायग्नोसिस का क्या मतलब है? डायग्नोज का क्या मतलब है? कोई बताएगा मुझे? बीमारी के सिम्टम्स और बीमारी को डायग्नोज करना। फॉर एग्जाम्पल शुगर है किसी को, अच्छा किसी को घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, टांगों में बहुत दर्द हो रही है और उन्होंने दुनिया भर का इलाज करा लिया है, जाके ऑर्थोपेडिक से भी मिलाए हैं, मिलवाने वालों के पास भी चले गए हैं, रोज मसाज करके सोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज को डिनाई किया है कि मुझे शुगर हो ही नहीं सकती। और जब उनका टेस्ट किया जाए और उनका शुगर के लेवल्स हाई आते हैं और उनका HbA1c ज़्यादा आता है और जब शुगर की मैनेजमेंट की जाती है तो टांगे खुसना, घुटने दर्द होना खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो जब तक डायग्नोज नहीं होता किसी चीज़ का, हम ठीक नहीं कर सकते। आप सबको रिक्वेस्ट है, देखिए आप जब यहाँ पे आए हैं, मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। हम जब यहाँ पे आए हैं, पहले एक बार मैं सारा बता दूं। S stands for self-diagnosis, identify your disease. A stands for abundant knowledge regarding your disease, disease के बारे में. A stands for accepting restrictions, जो हम पाबंदियां लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं आज हम उसको समझेंगे. And R stands for responsibility of yourself. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे. सो द प्रोग्राम को मतलब हमने एक एक्रोनियम में इसको समेट दिया है एंड दैट इज एक्रोनियम वो जो है SAAR, मतलब ताकि आपको इजीली ये मेमोरी पैक बन गया ताकि आप रिटेन कर सकें कि हम यहाँ पर बैठे हैं तो उसके पीछे ये सार क्या है, जो हमें हमेशा याद दिलाएगा कि जो हमारा लव्ड वन है वो एक मेंटल हेल्थ इशू जहाँ उसकी साइकाट्रिक इलनेस चल रही है साथ में, जिसमें मुझे साथ में कंट्रीब्यूट करना है उसकी रिकवरी के लिए. सो जैसे मैम ने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ईच यहाँ पे अल्फाबेट स्टैंड्स फॉर अ वेरी वेरी डीप मीनिंग जो आप लोग समझेंगे टू स्ट्रेंथन द रिकवरी ऑफ योर लव्ड वन. जैसे हम एक बच्चे को एक स्टोरी सुनाते हैं ना और बाद में बताते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, अक्सर छोटे बच्चों को बताया जाता है कि ये स्टोरी है और इसका मॉरल ये है, मतलब ये है. इसी तरीके से हमारे रिकवरी ट्रीटमेंट प्रोग्राम का एक जो है वो सार है, सारांश है, हार्ट ऑफ द रिकवरी है, वो ये है. और ये आपके लिए इजी वर्ड्स में हमने किए ताकि हम भूलें ना कभी भी. जब भी हम ट्रीटमेंट में आए हैं हम पहले समझें, फिर हम अपने मरीज को समझ सकें. So we'll start from first one is S stands for self diagnosis, that is dual diagnosis. आप सब जब अपने पेशेंट को लेके आए हैं तो आई डोंट थिंक सो कि उसको बस ऐसे ही लेके आ गए हैं.
उसका मूड, थॉट, बिहेवियर, स्पेसिफिकली उसके बिहेवियर में कुछ ऐसी चेंजेस आई हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं जिसकी वजह से हम उसको ट्रीटमेंट में लेके आए। अगर ये बात हमने पहले भी करी हुई है, अगर आपका लव्ड वन सिर्फ अल्कोहल पीता 1 पैग और सो जाता और अगले दिन अपना सारा काम, अपनी सारी जिम्मेवारियां उठाता, अपनी पर्सनल हाइजीन भी रखता, जॉब भी रखता, फंक्शनल भी होता और कोई भी नेगेटिव बिहेवियर ना आता, ना उसका मूड चेंज होता, ना उसके थॉट्स चेंज होते, ना उसके बिहेवियर में चेंज आता, तो आज आप यहाँ नहीं बैठे होते। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि पिछले कुछ महीनों में या सालों में ये बीमारी इतनी बढ़ गई है कि वो डिटीरियोरेट हो रही है। उसकी बीमारी की जो मिकदार है वो बढ़ती जा रही है, प्रोग्रेस कर रही है, मूड, थॉट्स, बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं इसकी वजह से। और ये अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे ना एक टर्म लिखी है, ड्यूल डायग्नोसिस। अब किसी को शुगर है, शुगर के साथ उसको बीपी भी है, थायराइड भी है, उसको अर्थराइटिस भी हो गया है, तो क्या करेंगे बताओ? सिर्फ बीपी की दवाई खाएंगे? एक बीमारी का इलाज कराएंगे कि दोनों बीमारियों का? अगर बीपी भी है, शुगर भी है, तो इलाज एक का चलेगा कि 2 का? अब हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, आप सबके लिए। सेल्फ डायग्नोज का मतलब है, डायग्नोसिस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके जो लव्ड वन हमारे पास ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आपने बहुत बार सुना नशा एक दिमाग की बीमारी है, इट्स एडिक्शन इज अ डिजीज ऑफ ब्रेन, ऑब्सेशन ऑफ माइंड। नशे के साथ साथ आपके लव्ड वन को क्या ड्यूल डायग्नोसिस हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम रियली सॉरी, शायद हमें पता ही नहीं है, शायद हमें पता ही नहीं है। देखिए, एक होती है पर्सनालिटी, एक बंदे की पर्सनालिटी है जो बचपन से ही वैसी है और उस पर्सनालिटी के तहत वो नशे में चला गया है। एक होता है नशे के इस्तेमाल के कारण उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आई हैं, उसको बोलते हैं ड्रग और अल्कोहल इंड्यूस्ड बिहेवियर चेंजेस और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और साइकोटिक सिम्टम्स। और एक होता है अलोंग विद एडिक्शन, उसको कोई ड्यूल डायग्नोसिस है, या बाइपोलर है, या स्किज़ोफ्रेनिया है, या स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, ओसीडी है, क्या है? हमारे ट्रीटमेंट की अनसक्सेसफुल होने का कारण बहुत बड़ा ये है कि हमें अपने पेशेंट का डायग्नोसिस ही नहीं पता होता। हमें बहुत बार, जैसे मैम अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्फ डायग्नोस की, एक फॉर्मल डायग्नोस जो डॉक्टर लेबल करता है, उससे पहले कुछ साइन एंड सिम्टम्स हमें घर में अपने लव्ड वन के दिख रहे होते हैं, जो मतलब चीख चीख के कह रहे होते हैं कि इसे मदद की ज़रूरत है। अब जब सेल्फ डायग्नोस के साथ एक फॉर्मल डायग्नोस एक डॉक्टर का जब मिलता है, वो उसको एक रोड मैप देता है ट्रीटमेंट के लिए कि वही नुक्स क्या है, लीकेज कहाँ पे है, फॉल्ट कहाँ पे है, हुआ क्या है। तो जब हम कह रहे कि हम ट्रीटमेंट सेंटर में पहुंचे, तो इसका मतलब कुछ तो हमने डायग्नोस, कुछ तो उसके साइन एंड सिम्टम्स, कुछ तो बीमारी के लक्षण देखे होंगे कि जो बता रहे होंगे कि कुछ नॉर्मैलिटी में डिफरेंस है, कुछ डेविएशन है। एंड वो जो डायग्नोस हम घर पे बैठ के कर रहे थे, उसमें चेंजेस आप जो साइन एंड सिम्टम्स में देख रहे थे, नंबर 1 मूड की खराबी आपको आपके लव्ड वन में दिख रही होगी कि ये लोग वो ऐसे लोग हैं कि जिनका मूड बहुत छोटी से कारण जल्दी खराब हो जाता है और फिर देर से ठीक होता है, बिल्कुल अनसर्टन, अनस्टेबल, पता ही नहीं लगा कि क्या बात हो गई और मूड में इतना रिएक्शन आपको मिल गया, सडन फ्लक्चुएशन, मूड स्विंग्स। अभी ठीक है, आधे घंटे के बाद देखो कि वैसे अकेले चुप करके बैठे। सो दैट मीन्स कि ये डायग्नोस की तरफ लेके जा रहा है कि कुछ तो दिक्कत है। नंबर 2 इज थॉट, सोचों की खराबी। अब सोचों की खराबी में वो पेशेंट कह रहे हैं मुझे चीजें सुनती हैं, मुझे दिखते हैं, आप मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कोई मेरी सोच के अंदर अपनी सोच इंसर्ट कर रहा है, मेरी सोचों को कोई पढ़ लेता है। सो दैट मीन्स ये कहाँ पे आपको डायग्नोस लेके जा रहा है कि कोई ना कोई थॉट डिसऑर्डर जरूर उसमें दिख रहा है। एंड देन उसके बाद उसका बिहेवियर, आप देखते हैं कि बिहेवियर कैसा है, हमेशा अग्रेसिव है, रूड है, ब्लंट है,
जहाँ बिल्कुल कॉन्ट्रेरी अकेला कर दिया है, नहा नहीं रहा, अपनी ग्रूमिंग को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, अपनी रूटीन के डेली टास्क को नहीं मीट कर पा रहा। इसका मतलब ये जो हमने घर में बैठ के डायग्नोस किया था वो कहीं ना कहीं साइन एंड सिम्टम्स हमें ट्रीटमेंट सेंटर की तरफ लेके गए, जहां पर अब फॉर्मल असेसमेंट होगी, अवेल्युएशन होगी आप लोगों की हिस्ट्री के ऊपर, जहां पे डायग्नोस एक क्लियर कट पेशेंट का बनेगा। और इसमें हम बहुत बार कहते हैं, आपने देखा होगा, आपको हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं डाटा इंटरवेंशन, डाटा इंटरवेंशन। जो साइन एंड सिम्टम्स आपने इतने सालों से देखे हैं अपने लव्ड वन के, दैट हेल्प्स अस टू रीच टू अ फाइनल डायग्नोसिस। एक होता है प्रोविजनल डायग्नोसिस, जब आप हमें एक हिस्ट्री देते हैं और हम पेशेंट को देखते हैं। एक होता है पेशेंट जब हमारे पास रह रहा है तो कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन हम करते हैं जिसमें हमें दिखता है कि ये और एडिशनल चीजें हैं। देखिए, डायग्नोसिस का मतलब बहुत सारे, कई बारी फैमिली मेंबर्स भी और हमारे प्यारे जो हमारे लव्ड वंस हैं वो क्या करते हैं, इन्हों ने तो मैनू पागल करार करता है, इन्हों ने तो एक टर्म देती है। नो, इट्स नॉट फॉर दैट। पागल वर्ड ही नहीं है, कोई वर्ड नहीं है। अगर किसी को पता लग गया है कि मुझे शुगर है और वो परहेज करना शुरू कर देता है और दवाइयाँ लेनी शुरू कर देता है, तो आई थिंक उसकी लाइफ ईजी हो जाती है, मैनेजेबल हो जाती है। बट उसको भी हमें ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो डायग्नोसिस का मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा पागल हो गया है या उसको सारी जिंदगी की बीमारी लग गई है। अब सारी जिंदगी ये हमारे पास ना ये बहुत आती है, डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ कितनी देर चलेंगी, सारी जिंदगी खानी पैनी है, सारी जिंदगी चलनी पैनी है। तो उसके आंसर के लिए ये है, दवाई उतनी देर चलेगी जब तक लाइफ की मैनेजेबिलिटी नहीं आती है, जब तक पेशेंट को और फैमिली को ये समझ नहीं आ जाता कि लाइफ मैनेज कैसे करनी, तब तक दवाइयाँ चलती हैं। एंड हम आपको बहुत बार कह चुके हैं, हमारे पास ना जब पेशेंट्स आते हैं और फैमिली कहती है कि 3 मंथ्स बाद मैम ये तो वही का वही है, ये तो चेंज ही नहीं हुआ, ये तो वही बातें कर रहा है। देखिए, बातें तो उसने अभी वही करनी है, क्योंकि इतने सालों से उसके ब्रेन ने एक हैबिट डाली है, एक चीज सीख ली, उसको पता है मेरी फैमिली में कौन कमजोर है, किसको मैं क्या बोलूंगा, किससे मैं क्या चीज मनवाऊंगा, तो उसको पता है वो चीजें, वो बार्गेनिंग होती है उनकी। उसमें आपने ये देखना है कि जो छोटी छोटी चेंजेस आई हैं वो क्या है, उसको एक्सेप्ट करेंगे। और जब आपके दिमाग में वो डायग्नोसिस होएगा और कभी आगे जाके आने वाले कुछ सालों में जब दवाइयां भी बंद हो गई हैं, जब सारा कुछ ठीक हो गया है, कहीं डिप आता है, तो यू विल बी द फर्स्ट वन टू अंडरस्टैंड, टू डायग्नोज कि क्या है। आप खुद डायग्नोज कर पाएंगे कि ये जो लक्षण थे, ये जो सिम्टम्स थे, ये पहले भी थे, आज ये सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि बीमारी फिर से अपना शिकंजा डाल रही है। तो इससे पहले कि सब कुछ खराब होए, हम यहीं पे इसको मैनेज कर लें। As rightly said, there is जो कॉमन डायग्नोस हम अपने मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को क्या देते हैं, पागल हो गया, गंदा इंसान हो गया, मतलबी हो गया। इससे ज़्यादा मैंने कोई थर्ड क्लास बंदा नहीं देखा। हम ये डायग्नोस देते हैं अपनी डेली भाषा में। वेरएस कि मेंटल हेल्थ इश्यूज में एक बीमारी जो हम कह रहे हैं बीमारी, उसके प्रॉपर साइन एंड सिम्टम्स, प्रॉपर इवैल्यूएशन, फॉर्मल असेसमेंट के बाद एक उसका डायग्नोस बनता है। एंड घर पे हम वो सारे साइन एंड सिम्टम्स देख के क्या डायग्नोस कर रहे थे, घटिया इंसान, पागल, यही हम कहते हैं। और कॉमन सोसाइटी भी हमें इसी तरह से डायग्नोस करके लेबल करती है। सो वी फील वेरी सॉरी फॉर आवर पेशेंट्स कि ये इतना डिस्क्रिमिनेशन है कि बाकी डायग्नोसिस में इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, बट व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ सेक्टर, यहाँ पे डायग्नोसिस पागल नहीं है। देर आर मतलब पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जिसमें आपके लव्ड वन फॉल करते हैं, एंड यू हैव द फुल राइट कि आप उन साइन एंड सिम्टम्स को पहचाने, रादर देन कि ये जो 5-6 शब्द हमने कोर पकड़ के रखे हुए हैं उनको नलीफाई करें। क्योंकि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में क्लासिफिकेशन है। एडिक्शन के साथ जैसे डुअल डायग्नोसिस की बात हुई कि एडिक्शन के साथ कोई मूड का मसला तो नहीं है, सोच का मसला तो नहीं है, उसकी पर्सनालिटी का मसला तो नहीं है, उसके कंडक्ट का मसला तो नहीं है। तो वी हैव दैट, पूरा एक क्राइटेरिया है जो मीट करता है पेशेंट को डायग्नोस देने के लिए।
नॉट दैट कि ये जो लेमन भाषा में हम लुक्ड अपॉन करके लेबल करते हैं, डायग्नोस करते हैं। सो एक हॉस्पिटल में काम यही है, अभी वी बीइंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशंस, कि आपके डाटा इंटरवेंशन, आपकी हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री पास्ट की जो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि वो कैसे उसके लाइफ में इवेंट्स आए, उसने कैसे मैनेज किया, उसके बाद टेस्टिंग के बाद हम एक फुल फ्लेज डायग्नोस पे पहुंचते हैं। कहते हैं साइकेट्री इज अ स्टडी ऑफ एक्सक्लूजन। बहुत सारी चीज़ें हमें दिख रही होती हैं जब पहली टाइम पेशेंट हमारे पास आता है, तो हम कहते हैं कि मैम यहाँ पे भी फॉल कर रहा है, मैम यहाँ पे भी फॉल कर रहा है। बट जैसे जैसे हम उसके अंडरलाइन कोर इश्यूज की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर टुवर्ड्स दैट हम एक फॉर्मल डायग्नोस की तरफ पहुँचते हैं कि मैम ये है। सो इट्स टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि आप जो प्रेजेंट पिक्चर दे रहे हैं उसी से हम डायग्नोस बना लेते हैं। इसीलिए बार बार आपको बुलाते हैं, डाटा इंटरवेंशन मांगते हैं, डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स को बुलाते हैं, डिफरेंट हम उसके हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री के इवेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। बचपन में कैसे था, चाइल्डहुड हिस्ट्री लेते हैं, बर्थ हिस्ट्री लेते हैं, देन उसकी स्कूल एजुकेशनल हिस्ट्री लेते हैं, रिलेशनशिप हिस्ट्री लेते हैं कि शादी या बाकी रिश्तों में कैसे डील करता है। उसके बाद एक कोई जाके डायग्नोस बनता है, नॉट दैट कि सिम्टम्स आए और हमने कह दिया जी ठीक है और ये ये डायग्नोस है। और ये जो डायग्नोसिस होता है ये लेबलाइज करने के लिए नहीं होता। आपको फिर से बता दें, डायग्नोज होता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि बीमारी है कौन सी और क्या बीमारी है, आपकी कितनी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए पेशेंट से। अब जैसे कि हम जनरली बोलते हैं कि 2 to 2.5 years लगते हैं ब्रेन को नॉर्मलाइज होने में, क्योंकि ये दिमाग की बीमारी है। नशा डाला हमने शरीर में है, पर उसने इफेक्ट जो किया है वो सबसे ज्यादा ब्रेन को किया है। और मरीज की अपनी कैपेसिटी नहीं होती है कोई फैसला करने से। सबसे पहले क्या होता है, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, मरीज को मनाना कि ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो जाए। आप कितने कितने साल मरीज को मनाते रह जाते हैं, कभी कोई वास्ते देके, कभी बच्चों के वास्ते देके। अभी हमारे कल एक पेशेंट हैं, उन्होंने बड़ी ऑनेस्टली आंसर किया, मैं तो आना नहीं सी, मेरे घरदे ने बड़ा प्रेशराइज किया, बच्चों का मैनू वास्ता पाया तां मैं आया, और सच्ची दसदा छड्डना मैं नहीं जे। दिस इज द रियल सेल्फ, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इसका मतलब है अभी विल नहीं आई, अभी चाहत नहीं आई चेंज होने की। और चाहत लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है इनसाइट टुवर्ड्स द डिजीज देना। और ये जो हमारा डाटा इंटरवेंशन है, जो हम बार बार आपको बोलते हैं, अपनी टॉक्सिक शेम से बाहर आके हम लोग क्या कहते हैं, अगर मैंने मरीज के साइन एंड सिम्टम्स बताए या इसने जो बिहेवियर्स किए थे वो बताए, तो घर आके इन्हें मैंने जीन नहीं देना। बहुत रिफ्ट होती है, फैमिलीज में बहुत रिफ्ट होती है। अगर फैमिली में 5 जन है, उसमें से एक तैयार होता है बात बताने के लिए क्योंकि उसने बहुत सफर किया होता है, और एक कहता है गल नूं ढकी रहन दे, नहीं दसना, जे दसिया तो उन्हें तेनू नहीं आके छड़ना, फिर ना मैनू कहीं कि तेनू बुलाया नहीं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, आप हमें अगर रियल सेल्फ नहीं बताएंगे तो हम मरीज का इलाज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस वाला पार्ट है ना वो रह जाएगा। फिर वही होएगा, आप सिर्फ एक चीज लेके आए हैं, हमारा मरीज नशा करता है और हम नशे के इलाज के लिए, नशे ने इसके ब्रेन पे इफेक्ट तो किया, अब आप इसका ब्रेन ठीक कर दो। पर क्या ठीक करें उसमें? उसका मूड ठीक करें, उसके थॉट्स ठीक करें, कि उसका बिहेवियर ठीक करें? उसने सेल्फ हार्मिंग की इतनी बारी, अपने आप को मारने की कोशिश की, आपको धक्का दिया। मैं बता रही हूँ, हमारे पास 65 इयर्स ओल्ड मदर आई थी, सिर पे पट्टियां बंधी हुई थी, उनसे पूछा कि क्या हुआ, वो मैं फिसल गई थी। और कुछ दिनों बाद जब डाटा इंटरवेंशन वगैरह हुए, चीजें बेटर हुई, तो पता लगा पेशेंट ने स्टूल अपनी मम्मी के सिर पे मारा था। तो दिस इज द डिजीज। गलत इंसान नहीं है वो, बिगड़ा हुआ इंसान नहीं है वो, उसको बीमारी लगी हुई है। और बीमारी किस चीज की है? दिमाग की बीमारी। एनिमल ब्रेन की हम बात करते हैं, सब में होता है एनिमल ब्रेन। जब एनिमल ब्रेन हावी हो जाता है हमारे ह्यूमन ब्रेन पे, फिर कुछ नहीं समझ आती कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर या तो हमें एडिक्शन चाहिए, या हमने अपनी बात मनवानी है, और हम अपनी बात पे मनवाने पे तुले हुए हैं। ये जो कई बार फैमिलीज हमें आके पता क्या बोलती हैं, तो उन्हें नहीं पता
ये बड़ा जिद्दल है, ये बचपन तो ये बड़ा जिद्दल है, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ फोर्स करोगे ना 3 महीने वास्ते, ਇਹਨੇ घर जाके बड़े पंगे पाने हैं। आपको ना एक पॉइंट जो सुन रहे हैं यहाँ पे और जो ऑनलाइन भी है सुन रहे हैं उनके लिए बता दें, अगर आपका लव्ड वन 1 महीने के बाद भी आपको ये स्टेटमेंट दे रहा है ना कि मैंने 3 महीने पूरे नहीं करने, अगर जबरदस्ती कराई जाके बताऊंगा, डबल करके बताऊंगा, तुम्हें बताऊंगा मैं क्या चीज हूं, तो आप सबसे पहले ये समझें, फिर उसका ब्रेन अभी ठीक नहीं हुआ है, अभी टाइम चाहिए। और अगर आप उसको उसके कहने पे 2nd मंथ या 3rd मंथ में बीच में ही ले जाते हैं, तो आप अनट्रीटेड इलनेस को अपने घर लेके जा रहे हैं। बीमारी जो कि पूरी पूरी ऊपर तक आई हुई है, सरफेस पे आई हुई है और वो ट्रीटेड नहीं हुई है पूरी, और आप उसको लेके जा रहे हैं। एंड कई बार अब हमें कल एक फैमिली बोल रही थी, उनका पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिक है अलॉन्ग विद एडिक्शन, और 5 साल वो किसी बाहर मुल्क में अजाइलम में रहा और वहां पे उसको टॉर्चर भी हुआ, सब चीजें हुई। अब ही इज इनटू ट्रीटमेंट। ऑनेस्टली वी ऑलवेज से कि 2.5 साल तो लगने ही है ना, 1 साल उसको हो चला है, फॉलो अप में चल रहा है, पर बीइंग स्किज़ोफ्रेनिक उसके कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो रेजिडुअल सिम्टम्स जिनको बोलते हैं रह गए हैं, और फैमिली की पेन विद ऑल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट हम समझते हैं। फैमिली कहती है ये तो वैसा ही है, ये सुनता नहीं है, यहाँ उठ जाता है, घर पे बिल्कुल नहीं सुनता, यहाँ पे पूरा रूटीन फॉलो करता है, घर पे नहीं सुनता, पर हम कितने दिन यहाँ पे रख लें। तो वी अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द फैमिली। फिर हम उनको बताते हैं कि आप देखो कितने चेंजेस आए हैं, वो नहाता नहीं था बिल्कुल, 6 महीने उस बच्चे ने नहाया नहीं था, उसके बालों में पूरी डैंड्रफ जमी हुई थी, उसने नहाना शुरू कर दिया है, उसने अच्छे से खाना शुरू कर दिया, वो खाता था तो सब स्पिल हो जाता था, अब वो खाना शुरू कर दिया है। आई टू आई कंटैक्ट वो नहीं बना सकता था, बेचैनी इतनी थी कि वो सारा दिन चलता ही रहता था, उसको आवाजें इतनी सुनाई देती थी, चीजें इतनी दिखाई देती थी कि वो डिस्टर्ब रहता था। अब वो सारी चीजें नहीं है, पर उसके अंदर इनिशिएटिवनेस नहीं है कुछ करने की। अब फैमिली की एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्यों डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है? डायग्नोसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मेनिया है तो आपको पता होना चाहिए कि मेनिया वाला पेशेंट कितनी देर में बेटर होएगा, उसको कितने इलाज की जरूरत है। अगर डिप्रेशन वाला पेशेंट है, एंग्जाइटी वाला पेशेंट है, तो कितनी देर में ठीक होएगा। एक पेशेंट ऑब्सेसिव है, वो रीश्योरेंस मांग रहा है आपसे, और आप उसको रीश्योरेंस दे ही जा रहे हैं। वो कहता है मुझे 5 तारीख को लेके जाओ, और आप कहते हो हाँ 5 तारीख को लेके जाएंगे। उसकी एंग्जाइटी इतनी ज्यादा है और आप उसको ले भी जाते हो, तो आप तो उसकी बीमारी साथ ले गए ना। फिर हमने कहाँ पे क्या रियल चेक दिया पेशेंट को, ये हमें पता ही नहीं है। जब तक हमें डायग्नोसिस नहीं पता होएगा, हमें अवेयरनेस नहीं होगी। हम तो कहते हैं ना, आप लोग हमें कहते हैं मैम ऐते अजय भी वही गल्ला करता है, तो हम आपको कहते हैं आप भी अभी भी वही बातें कर रहे हैं, आप भी हमें पूरे साइन एंड सिम्टम्स नहीं बता रहे हैं। 1 बार ही नहीं, 2 बार ही नहीं, 3 बार ही नहीं, आप बार बार हमें डाटा इंटरवेंशन दे, हम उसको पेशेंट के सामने पढ़ें, उसकी डिजीज उसको बताएं, उसको इनसाइट दें। जब तक इनसाइट नहीं आएगी, जब तक डायग्नोसिस नहीं आएगा, आगे कैसे बढ़ेगा। तो वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि हम अपनी इस टॉक्सिक शेम से बाहर आके एटलीस्ट अपने अपने थेरेपिस्ट को अपने पेशेंट के सारे साइन एंड सिम्टम्स बताएं, राइट डायग्नोज और राइट ट्रीटमेंट हो सके। So no filter out information, no selective sharing when you come to counselor कि मैं as a wife क्या बताऊंगी that I was being hit by my husband। अगर आप ये सारी चीजें लेके आते हैं, इसका मतलब आप डायग्नोस बनने में क्लियर पिक्चर नहीं दे पा रहे। और अगर डायग्नोस बनता है, जो अब आप देखते हैं माइक्रो चेंजेस, आप देखते हैं माइक्रो चेंजेस ही सब्सटैंशियल होंगे, क्योंकि कहते हैं सडन राइज सडन फॉल। जो आर्टिफिशियल चेंज आते हैं वो आते तो हैं बहुत जल्दी, बट वो साथ में ही एवेपोरेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो आज हम कह रहे हैं कि अगर ये पेशेंट में आज भी उद्यम नहीं आ रहा, रिमेंबर हिज डायग्नोस, स्किज़ोफ्रेनिया में प्रीडोमिनेंटली उसके नेगेटिव सिम्टम्स थे, जहां पे लैक ऑफ इनिशिएशन था। तो आज हम मतलब
सर्टन डेज के बाद कैसे एक्सपेक्ट करें कि हमारा पेशेंट बिल्कुल मोटिवेटेड इनिशिएशन में अपना काम पूरा करे। एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के लिए, एक रियलिटी चेक पेशेंट को देने के लिए डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हम भी उस तरह से, हमारे लिए वो गाइडलाइन है कि पेशेंट के ये सिम्टम्स हैं, इसको कैसे ट्रीट करना है। तो अगर आपसे इंफॉर्मेशन हमें फिल्टर मिलेगी तो हम भी सही दिशा पे, सही सड़क ही नहीं पकड़ पाएंगे उसको ट्रीट करने में। क्योंकि नॉर्मली ये टॉक्सिक शेम कि हाँ मैं क्या जाके वहां पे बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे घर के क्या हालात थे, ये हमें होल्ड बैक कर देता है पेशेंट की ट्रू पिक्चर देने के लिए। अब ट्रू पिक्चर नहीं आएगी तो इसका मतलब साइन एंड सिम्टम्स चुक जाएंगे। एक चीज को अंडरस्टैंड करें, आप एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में हैं, यहाँ पे पेशेंट्स के सिम्टम्स लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स, कमर दर्द, पीठ दर्द नहीं होगा। उसके सिम्टम्स आपको बिहेवियर में सबसे ज्यादा दिखेंगे, और वो बिहेवियर यही होगा, माराधाड़ी, सेल्फ हार्म, दूसरे को नुकसान पहुंचाना या खुद को नुकसान पहुंचाना, हमेशा हर बात पे इरिटेबल रहना, जहाँ अकेले रहना, जहाँ मतलब ही नहीं है दुनिया से, सेल्फ एब्जॉर्ब, अपनी दुनिया में बिल्कुल खोए हुए। सो यहाँ पे आपको ये सिम्टम्स दिखेंगे। यहाँ पे बाकी अस्पतालों की तरह सिम्टम्स मत सोच के बैठिए कि यहाँ पे हमें फिजिकल सिम्टम्स दिखेंगे कि बुखार चढ़ गया, मतलब वॉमिट आ रही है। ऐसे सिम्टम्स नहीं है इस बीमारी में। सिम्टम्स यहीं पे दिखेंगे कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को किर्च मार रहा है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को गोली मारने की धमकी दी और उसने शूट भी किया, गोली गलती से बाथरूम में लगी। अगर उनको लगती और ये इंफॉर्मेशन नहीं रिवील होएगी तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, उसकी असेसमेंट ठीक कर पाएंगे पेशेंट की। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑनेस्टली जो आपके साथ हुआ आप उसको आके क्लियरली अपने काउंसलर के साथ शेयर करें, डाटा इंटरवेंशन पे उसको रिप्रेजेंट करें। और इसमें ना बड़े दुखी दिल से मैं बता रही हूँ कि ये जो हमारे पेशेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया या कोई और डिसऑर्डर्स होते हैं या स्किज़ोअफेक्टिव होते हैं, उसमें कई बार ना फैमिली इतनी अक गई होती है, थक गई होती है साथ में उनके रह के करके, फिर वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन में भी आ जाते हैं। देखो इसकी बहन तो डॉक्टर बन गई है, देखो इसका भाई तो कितना अच्छा बिजनेस कर रहा है, ये कब होएगा ठीक, ये कब करेगा। तो वी डोंट इवन रियलाइज, हम ये ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं कि जब पहले दिन पेशेंट आया था वो कितना वर्स था, कितनी बुरी हालात में था। आज वो नशा तो नहीं कर रहा ना, एटलीस्ट नशा भी नहीं कर रहा और उसका मूड भी ठीक है, गुस्सा जो करता था, चीज़ें तोड़ता था, वो भी नहीं कर रहा, बाकी चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट है। इनिशिएटिवनेस नहीं आ रही तो एक की बजाय 2 बार हम उसको उठा लेंगे, प्यार से उठा लेंगे ताकि वो बेटर हो सके। कंपैरिजन हम नहीं करेंगे। अगर हमने कंपैरिजन कर दिया फिर हमने समझा नहीं है बीमारी को। दैट मीन्स हमने पेशेंट की और सेल्फ एस्टीम को नीचे गिरा दिया। देखिए हाथ की उंगलियां अगर एक जैसी नहीं है तो हमारे बच्चे भी एक जैसे नहीं होंगे। अगर वो बीमार है तो बीमारी के साथ पीछे कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस आएंगी, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बच्चे को अगर बीमारी है तो इसकी नॉर्मलेसी में कुछ ना कुछ मतलब गिरावट होगी, इसलिए मैं दूसरे बच्चे के साथ ना कंपेयर करूं। ग्रेसफुल एक्सेप्ट करना इज द टर्म। जैसे एक ही पेरेंट के 3 बच्चे हैं, उसमें से एक ब्रिलियंट है, टॉपर है, उसको माँ को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही पढ़ लेता है। एक जो है एक मीडियोकर है, थोड़ा सा पढ़ाओ तो हो जाता है, चल जाता है। तीसरा है उसी बच्चे को, उसी माँ का बच्चा, उसी बाप का बच्चा है, उसको आपको 10 बार एक चीज रिपीट करनी पड़ती है क्योंकि उसका आईक्यू कम है। तो वहां भी अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो फिर तो उसकी लो सेल्फ एस्टीम और ज्यादा आएगी। अगर हम ये ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेंगे कि चलो ये जो है इससे बस मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, ये मुझे इतने कामों में हेल्प कर देगा, ये अपनी पर्सनल हाइजीन को ठीक करेगा या अपने छोटे छोटे काम कर सकेगा, इसको मैं बड़ा बिजनेस नहीं करा सकती, इसको छोटी मनियारी की दुकान खुला सकते हैं। अगर हम ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे फिर जाके हमारी सक्सेसफुल होएंगी हमारी लाइफ। पर हमें पहले समझना है, और ये प्लीज बहुत दुख होता है हमें जब ये कहते हैं ना, हमें फैमिलीज पता कहते हैं, ओ मैडम तुसी साडे घर हो ना तुहानू पता लगे, ये बड़ा जिद्दल जे, ये नहीं सुनदा ये नहीं जी आंदा, साडे घर ते भूत नच रहे हुंदे जदों ये गुस्सा कर रहा हुंदा, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫॉलो ਅਪ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहता जे ਲੈ के ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ पर ਇਹਨੇ नहीं जी आना। या कई बारी फैमिलीज हमें क्या कहती है,
ਚਲੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖਰਾਬੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। मतलब वाई डू वी हैव टू वेट फॉर दैट जे, कि जे खराबी करेगा। जो आपकी बात आज नहीं मान रहा तो खराबी तो हो ही रही है ना। आपको बता दे, जिस दिन आपको अपने बच्चे, अपने लव्ड वन, अपने हस्बैंड, अपने भाई, अपने फैमिली मेंबर जो ट्रीटमेंट में है, उससे बात करने से डर लगना बंद हो जाएगा, वो हमारी असली रिकवरी है। जिस दिन आपको ये डर खत्म हो जाएगा कि हुने पता नहीं इन्हें की कर देना, उन्हें पता नहीं इन्हें की गाल कर देनी, और वो डर खत्म हो जाएगा और आपको पता होएगा कि नहीं ये इसकी बीमारी है, इसको इस तरीके से डील करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें इंटरवेंशन करनी है। इंटरवेंशन इज द टर्म। अच्छा, ये बड़ा पंगा है जी। हमारे पेशेंट्स पता ही कहते हैं जब फॉलोअप में जाते हैं घर, वो कहते हैं मैडम एक गल तुहानू दस दी, धमकियां बड़ी देंदे जे तू पीती, जे तू कुछ कीता तेन चुक के छड्ड देना उत्ते, श्वेता मैडम नूं फोन कर देना, गड्डी आ जानी तेनू लैन। This should not be the criteria. इंड्यूसिंग फेयर फॉर ट्रीटमेंट से काम नहीं चलेगा। इंड्यूस लव फॉर ट्रीटमेंट। डर से कभी आप किसी को मतलब हुकूमत कर सकते हैं, किसी पे राज कर सकते हैं? डर से आप मतलब क्या कर रहे हो? आप तो हर्मिटेज में उसके आगे तो आप फिर एक बैरियर वॉल क्रिएट कर रहे हो कि कोई वीक एक्शन होगा, सो दैट मीन्स तेनू सुट आवांगे। दैट मीन्स कि हर्मिटेज क्या हो गया? एक पनिशमेंट सेंटर हो गया। So please understand that this is a treatment center. आपको ये कहना है कि अगर उसका कोई बिहेवियर आता है, आपको ये कहना है कि लग रहा है कि अभी थोड़ी सी कमी पेशी रह गई है, वी फील दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, आपका मूड नहीं अच्छा लग रहा, कुछ प्रॉब्लम लग रही है, हम कंसल्ट कर लेते हैं एक बार। जब हम ये कहते हैं ना तेरे को सुट आना है, तेन चुका देना है, तेन कर देना है, तो जितनी थोड़ी बहुत ही हमने वो विल डाली होती है पेशेंट में, जो मोटिवेशन टू चेंज डाला होता है, तो फिर वो चेंज हो जाता है रिजेंटमेंट में कि इन्हों ने तो इयो करना है तो फिर मैं भी वही करना है जो मैं करना चाहना। सो वेरी वेरी माइन्यूटली यू हैव टू सी कि आप क्या वर्ड्स बोल रहे हैं। मतलब सफ़र बहुत लंबा है। अगर आप एडिक्शन से रिकवरी की जर्नी की तरफ चल रहे हैं तो अंडरस्टैंड दैट कि ऐसा नहीं होगा कि 5 दिन 10 दिन जहाँ एक डिस्प्रिन खा के आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर सफ़र लंबा है तो आप इतना प्रेशर अगर डालोगे तो ना आप चल पाओगे ना उसको चलने दोगे। तो इस जर्नी में जितना आप अपनी टेक केयर करोगे, जितना आप अंडरस्टैंड करोगे, उतना ही प्रोपोर्शनल आप अपने लव्ड वन को सपोर्ट करोगे, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आने हैं। रोजी पिक्चर मत लेके जाना कि अब वो ही इज इनटू द ट्रीटमेंट सेंटर, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जहाँ ये बिल्कुल नवानुकोर हो जाएगा। ये आपकी एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। ट्रीटमेंट में हर बीमारी में सिम्टम्स आते हैं जाते हैं, वापस रीअकर, वापस रिमिशन में आ जाता है, रिलैप्स हो जाता है। उसी तरह इस बीमारी में होगा, बट इस बीमारी में हम बहुत एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करते हैं। जे हुन बंदे दा पुत्र तू बनना कि नहीं बनना, हुन जे कीता तू तो तेनू वापस होते सुट आवांगे। दीज आर द नॉट द राइट स्टेटमेंट्स। अगर बीमारी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बाकी बीमारियों में आप इस तरह से कहते हैं कि जे तेनू दोबारा बुखार आएगा तेनू हस्पताल सुट आवांगे, नहीं कहते ना। तो इस बीमारी में हम क्यों अपने लव्ड वन को इस तरह के डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स देते हैं कि अगर तुमने कुछ किया तो तुमको वहां पे छोड़ आएंगे। तुमने अगर कुछ किया तो दैट मीन्स हमारी ये रीफ्रेम क्यों नहीं हो सकती स्टेटमेंट कि अगर कोई वीक एक्शन दिखा तो दैट मीन्स कि बीमारी फिर से एक्टिव हो गई है, लेट्स टेक हेल्प। दोबारा हम मदद मांगते हैं, दोबारा अपना प्लान रिव्यू करवाते हैं। ये नहीं स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। तो आपका अंडरस्टैंडिंग इस बीमारी में प्रायर है मेरे पेशेंट का बाद में। Coming to the next point is A stand for abundant knowledge। ये जो हमने अभी बात की है पिछला, वो यही है कि डायग्नोज जो है आपको जानना है और उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है। डिजीज क्या है, नेचर ऑफ डिजीज क्या है, हमारा ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, हमें कितनी देर मेडिसिन खानी पड़ेगी, एक एक चीज को अबंडेंट मतलब बहुत सारी, ढेर सारी। हम बैठते हैं और मैम हमेशा कहते हैं इन कुर्सियों पे बैठ के ही हम सीखते हैं। आपका आना, आपका बैठना, आपका अंडरस्टैंड करना। जब हम बीमारी को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं ना तो हमें डील करना आ जाता है।
जितने लोग ये कहते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता है कितना डाढ़ा है, that means उन्होंने सीखा नहीं अभी, वो abundant knowledge नहीं ली कि बीमारी क्या थी और मैंने डील कैसे करना है। जब हम बाहर थे ना, जब ट्रीटमेंट से पहले थे, तब हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। आप मुझे ये बताइए, कितनों को ये पता था कि ये डिजीज प्रोग्रेसिव है, फेटल है, क्रॉनिक है, प्राइमरी है? ये किसको पता था? दिस डिजीज इज प्राइमरी, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव एंड फेटल इफ अनट्रीटेड। इसका मतलब है कितनों को पता था ये जीन्स में है, ये जीन से आई है? कितनों को पता था कि ये बहुत देर से चल रही है और इसने बढ़ना ही बढ़ना है? और किसको पता था कि अगर ट्रीटमेंट ना किया तो ये फेटल भी हो सकती है? और ये उन बीमारियों जैसी है जैसे कि डायबिटीज है या कुछ है, इसमें क्योर नहीं है। डायबिटीज का अभी तक पूरा क्योर नहीं आया, हाइपरटेंशन का पूरा क्योर नहीं आया। मैं ना कहीं सुन रही थी, वहां पे बता रहे थे कि दुनिया में ऐसे लोग अभी भी हैं जो ये सोचते हैं कि जितने लोगों का बीपी बढ़ता है ना, उन्होंने खून बदला दो ना, बीपी बदलना ठीक हो जाता है, बीपी नहीं बढ़ता। ये भी एक मिथ है, कहीं कुछ जगहों पे ये मिथ है अभी भी। मैम ये भी तो मिथ है कि झाड़ा करा दो स्किज़ोफ्रेनिया ठीक हो जाएगा। जॉन्डिस तक का झाड़ा होता है वो निकल जाता है, मतलब बहुत सारा। मैंने पिछली बार ही बताया था, हमारे पास एक पेशेंट थे, वो गॉल ब्लैडर के स्टोन का झाड़ा कराने जा रहे थे, पता नहीं कौन से शहर में गॉल ब्लैडर स्टोन भी बाहर निकाल के दे देते हैं। सो ये इतने सारे मिथ्स हैं, तो ये समझे कि दीज डिजीजेज आर, जैसे बीपी, शुगर है, और ये जितनी भी डिजीजेज हैं, दे आर प्राइमरी, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव एंड फेटल। इसके लिए हमें इलाज में रहना पड़ता है, चेंजेस करनी पड़ती है, लाइफ मैनेजमेंट करनी पड़ती है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम खुद को वहीं पाएंगे। आज आपकी शुगर ठीक हो गई है, आपने कुछ ट्रीटमेंट लिया, आपने सारे प्रैक्टिसेस किए, आपने वॉक की, एक्सरसाइज की, सब कुछ किया, डाइट अपनी रखी, और आपका HbA1c जो 12 था वो 4.6 तक आ गया एंड यू आर वेरी हैप्पी। इज दैट मीन्स कि आप अपनी शुगर की दवाई बंद कर सकते हैं? आपको फिर भी लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ेंगी, कम ज्यादा हो सकती है। हो सकता है जब आपने स्टार्ट किया आप इंसुलिन पे थे, अब आप टैबलेट्स पे आ गए हैं, या आप 2 बार दवाई ले रहे थे, अब आप 1 बार पे आ गए हैं। पर उसके साथ आपने क्या किया? उसके साथ आपने मैनेजमेंट की है लाइफ की। ऐसे ही हमारे लव्ड वंस की लाइफ की मैनेजमेंट होनी है, उसमें हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है, कैसे हमने उनके साथ डील करना है। और ये बीमारी इतनी कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल है ना कि कभी भी आपको झपेटे में ले लेगी, कभी भी। इतनी, हाँ जी। सो अबंडेंस नॉलेज मतलब बीमारी का रूप, रंग, चाल, चलन क्या है सब जानना है। जब हम कह रहे हैं कि एक जब डायग्नोस बन गया पेशेंट का एडिक्शन है, अब एडिक्शन है क्या, उसकी नॉलेज नहीं इकट्ठी करोगे, अपने आप को साइको एजुकेट नहीं करोगे, मेरे जो पुराने बिलीफ सिस्टम बैठे हुए हैं एडिक्शन को लेके, उनको डिबंक नहीं करोगे, उनको चैलेंज नहीं करोगे, उनको चेक नहीं करोगे। मैं सोच रही थी कि मेरा लव्ड वन गंदा इंसान है, ये कह रहे हैं बीमार इंसान है। सो एडिक्शन है क्या, ये कह रहे हैं कि ये ब्रेन डिसऑर्डर है। कैसा ब्रेन डिसऑर्डर है? ये हमारे अंदर सवाल आने चाहिए कि कौन सी बीमारी लगी है हमारे लव्ड वन को। अगर कह रहे हैं कि ये क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर है तो मैं समझूं लॉन्ग लास्टिंग है, इसका मतलब कि सारी उम्र बीमारी चलेगी, तो इसका मतलब मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों में क्या है, मैनेजमेंट होगी, लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे, इसका मतलब रोल ऑफ मेडिकेशन भी इंपॉर्टेंट होगा। तो मेडिसिन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सवाल जानने पड़ेंगे। फिर हमने बोला कि एडिक्शन के साथ मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमारे डुअल डायग्नोसिस में है, उनको एडिक्शन के साथ एक दूसरी बीमारी भी, साइकाट्रिक इलनेस भी लगी हुई है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए। बाइपोलर क्या है, ये हाई मूड के सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर आप आइडेंटिफाई करोगे, तभी आप उसकी हेल्प करोगे कि हाँ चलते चलते अगर आपको दोबारा उसके सिम्टम्स दिखते हैं, चेंज ऑफ वेदर में हाई इलेशन दिखती है, तो आपको बाइपोलर पता होगा, तो आप अपने लव्ड वन को समझ पाएंगे कि सिम्टम्स वापस रीअकर कर रहे हैं। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, ये पॉजिटिव सिम्टम्स क्या है, नेगेटिव सिम्टम्स क्या है, उसके बारे में आप काउंसलर के साथ, डॉक्टर के साथ बैठ के पूछिए कि ये दोनों बीमारियां आपस में कैसे आई, ये वीड उसको स्किज़ोफ्रेनिया में कैसे ले आई, जब वीड उसको साइकोसिस स्टेज में कैसे ले आई, इसका आपस में लिंक क्या है, ये ठीक कैसे होंगे, एब्स्टिनेंस क्यों जरूरी है,
इस बीमारी में? थोड़ा क्यों नहीं कर सकता वो? उसका शरीर इस तरह से क्यों है कि नशे को तबाह करता है? ये सारे क्वेश्चंस जो आपके अंदर हैं, जब तक आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं यहाँ पे बैठ के लेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, आप ना अपनी रिकवरी करेंगे, ना अपने लव्ड वन की रिकवरी को सपोर्ट कर पाएंगे। ये हमारे ड्यूअल डायग्नोसिस हैं। ये मरीज को कुछ कुछ बीमारियां हैं, इसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि आप सबने अपने अपने मरीज का अपने अपने काउंसलर से डायग्नोसिस पूछना है। आज ही पूछिए, चाहे आपको पता लग जाएगा आपके मरीज को कौन सा डायग्नोसिस है साथ में। और आज हम डायग्नोसिस पूछेंगे, फिर हम उसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे, जानकारी लेंगे कि इस बीमारी में होता क्या है। बाइपोलर एक डिजीज है जिसमें पेशेंट को हाई लो दोनों मूड जाते हैं। कुछ महीने के लिए वो तेजी में होता है, कुछ महीने के लिए वो गमी में चले जाता है, 2 पोल्स में होता है वो। तो हमारे मरीज को ऐसा तो नहीं होता कहीं। स्किज़ोफ्रेनिया थॉट डिसऑर्डर है, उसमें उसको चीजें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, अकेले बातें करता है, अपनी सेल्फ केयर नहीं करता, और उसको ये अब काम का नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता, अपनी रिलेशनशिप्स को कैसे मैंने मेंटेन करना है, उसको उद्यम ही नहीं आता कुछ करने के लिए। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिम्टम होते हैं इसमें। हमारा वी अंडरस्टैंड कि आपके लिए ये टर्म्स बिल्कुल ही डिफरेंट है, पर मैं फिर से यही कह रही हूँ, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स फैमिली विद ऑल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, वो सिर्फ ये पता है हमने मरीज को हॉस्पिटल लेके आए, हमने उसके शरीर से नशा डिटॉक्स कराया, डिटॉक्स कराने के बाद हमने रिहैब में भेज दिया है ताकि वो चंगा हो जाए, ताकि वो ठीक हो जाए, ताकि ਉਹਦਾ बिहेवियर ठीक हो जाए। पर किस चीज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, किस बिहेवियर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ठीक कर रहे हैं, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ठीक कर रहे हैं। गुस्सा जिद तो सबनों पता है, पर गुस्से जिद के पीछे की है मैं बता देती हूँ आपको। हमारे पास ना कुछ लेमैन आते हैं, कुछ बिल्कुल ही जिनको पता ही नहीं है, इवन कई पढ़े लिखे भी, वो क्या कहते हैं, इन्हें डिप्रेशन हो गया थे। वो मेनिया को भी डिप्रेशन बोली जाते हैं, वो स्किज़ोफ्रेनिया को भी डिप्रेशन बोली जाते हैं, वो ऑब्सेशन को भी, क्योंकि डिप्रेशन एक कॉमन वर्ड है कि हमें लगता है कि जब ब्रेन में कुछ डिसऑर्डर हुआ है तो वो डिप्रेशन ही है। तो विद ऑल रिस्पेक्ट आपको ये बताएं, अगर गुस्सा कर रहा है तो जरूरी नहीं है वो मेनिया में है, वो एजिटेटेड डिप्रेशन में भी हो सकता है, उसको डिप्रेशन की वजह से भी गुस्सा आ रहा है। अगर गुस्सा आ रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि इसको कोई पर्टिकुलर और डिजीज हो गई है, उसको अंदर से। आपको ये बता दूं, जब पैनिक अटैक्स आते हैं ना, पैनिक अटैक्स क्लियरली एंजाइटी होती है, लेकिन जब पैनिक अटैक्स बढ़ जाते हैं तो तब भी पेशेंट एग्रेशन में चला जाता है, बहुत एग्रेसिव होता है, वो उसका डिफेंस होता है उस टाइम। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जे मेरे मरीज दे विच ए वाले सिम्पटम सीगे, ए वाले लक्षण सीगे, वो गल नहीं सी करदा, मूँह वट लैंदा सी, नहांदा नहीं सी, ਉਹ अपनी ਗੱਲਾਂ ਮਨਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? सिर्फ नशा ही सीगा कि कुछ और भी सीगा नाल? हो सकता है सिर्फ नशा ही होए, हो सकता है नशा करने के कारण या ना मिलने के कारण वो ऐसा बिहेवियर कर रहा है, पर हो सकता है पहले से उसकी कोई पर्सनालिटी होए, हो सकता है उसको कोई और इलनेस साथ में लगी हुए, वो चीज हमारे लिए समझनी जरूरी है। एज वी ग्रोइंग अप तो ये वर्ड्स टाइफाइड क्या है, जॉन्डिस क्या है, हेपेटाइटिस क्या है, अर्थराइटिस क्या है, जहाँ 2019 में जब दिसंबर में कोविड आया तब भी हमें नहीं पता था कि ये केड़ा वायरस है, बट वी गेन इन्फॉर्मेशन, हमने अवेयरनेस इकट्ठी की, हमने साइन एंड सिम्टम्स को समझा, तो हमें बीमारी कोविड का पता लग गया कि ये प्रिकॉशंस है, ये ट्रीटमेंट है, ये वैक्सीनेशन है, ये इस बीमारी में हमने उस तरह से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखना है। इसी तरह बहुत सारे, जब आप मेंटल हेल्थ इशू में आएंगे तो कुछ आपको डिसऑर्डर्स के नाम बड़े एलियन लगेंगे, अजीब लगेंगे, यार ये तो कभी सुना ही नहीं था। जैसे हम बड़े हो रहे थे, हमने बहुत सारी बीमारियों के नाम, तब भी हमें लग रहा था ये कैसी बीमारी है। तो वेरी वर्ड सेप्सिस वाज समथिंग वेरी न्यू टू मी 2 साल पहले तक, कि सेप्सिस कैसे होता है, पर जब मैंने डिस्कस किया, मैम के साथ डिस्कस किया, तो शी टोल्ड मी कि मेरी सिस्टर को भी हुआ था। तो जब हमने बात की तो मेरे को क्या हुआ, उसमें इंफॉर्मेशन यू गेट दैट, जब आप डिस्कस करते हो, जब आपने डॉक्टर से पूछा ये सेप्सिस क्या होता है, तो आपको क्लियर होता है। उसी तरह जब आप अपने यहाँ पे लव्ड वन को लेके आए हो, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, we really take pride, आज हम कह रहे थे we have 6 psychiatrists in 2 branches with a team of almost
20 साइकोलॉजिस्ट, जहाँ पे 6 साइकाट्रिस्ट आपके लव्ड वन के केस हिस्ट्री को डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी मेडिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। आंसर वो सेइंग कि कल मैं गया था कहीं मीटिंग में, तो देवर सेइंग कि उनके पास सिर्फ 2 साइकाट्रिस्ट हैं एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स, एंड हम देख रहे थे कि हमारे इंस्टीट्यूट में वी हैव गॉट 6 साइकाट्रिस्ट इंक्लूडिंग डॉक्टर भाटिया एंड उनके फादर, and another 2 psychiatrists here in Hermitage, 2 psychiatrists in hospital. So अब आप देखिए कि सब लगे हुए हैं, सबका एम क्या है कि जो हमारे पास आए हैं हम उनको बेस्ट ऑफ द सर्विसेज दे सकें, क्योंकि ये बीमारी समझनी और इसके साथ अडेप्ट करना और साथ रहना सीखना आप लोगों के लिए आसान हो जाए। हम तो आपको बोलते हैं, आप पूछो कि आप देखो, हर एक पेशेंट जो है, हर एक हमारा जो लव्ड वन है, वो एक इंडिविजुअल है। जब हम कहते हैं कि 3 महीने 100 दिन के लिए, 100 दिन का ट्रीटमेंट कहते हैं ना हम, डिटॉक्स और यहाँ पे मिला के 100 दिन के ट्रीटमेंट के बाद 100 दिन के लिए घर से आना है फॉलोअप में लिए लगातार। उसके बाद ड्यूरेशन में एक बार क्लियर कर देती हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि कई बारी ना जब छुट्टी करते हैं तो फैमिलीज कहती है ये तो सानू पता ही नहीं सी, सानू तो सिर्फ इतना ही पता सी। डिटॉक्स के बाद जब यहाँ पे पेशेंट हमारे पास आता है, 3 months इन पेशेंट, 3 months आउट पेशेंट। आउट पेशेंट के बाद फिर हमें पेशेंट को घर से रेगुलर फॉलोअप्स के लिए लाना पड़ता है। पहले फॉलोअप्स छोटे होते हैं 7, और फॉलोअप्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हम फॉलोअप को नहीं समझेंगे तो 3 महीने हमने लगाए तो हमारे बेकार हो गए। फिर पहले 2 फॉलोअप्स होते हैं 7 डेज के, 7 दिन घर 7 दिन हमारे पास। फिर उसके बाद जो फॉलोअप्स होते हैं 10 डेज घर, 2 फॉलोअप्स अगले, 10 डेज घर 5 डेज हमारे पास। उन 4 फॉलोअप्स में आपको और हमें ये पता लगता है हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई है, हमारे बिहेवियर चेंजेस कितने आए हैं, हमारी इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे अब कुछ पेशेंट्स हमारे पास है, लव्ड वंस हैं, वो 1 ईयर अपना रिकवरी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हम यहाँ पे बर्थडे कम सेलिब्रेट करते हैं, रिकवरी बर्थडे ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम लोग नॉर्मल लोग चाय के बिना एक दिन नहीं रह सकते। 1 साल जो अपनी एब्सटिनेंस में रहते हैं, पेशेंट को सिर्फ महीने में 2 या 3 दिन हमारे पास रहना होता है, ताकि हम उसको अच्छे से असेस कर सकें। उसकी जो मेडिकेशन चल रही है हम देखें, उतनी ही दवाइयाँ चाहिए कि कुछ कम करनी है। जैसे मैंने अभी बात करी कि जब शुगर ठीक हो गई है और आप मैनेजेबिलिटी वाली कंडीशन पे हो गए हैं, तो कई बार ये शुगर की दवाइयों की डोज डॉक्टर कम कर देते हैं कि चीज़ें बेटर हो रही हैं। ऐसे ही जब हमारे पास फॉलोअप में आते हैं पेशेंट, तो हमारे टूल्स होते हैं, हमारी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, हमारी खुद की ऑब्जर्वेशन होती है, एंड अगेन फैमिली की फीडबैक होती है। फिर अगेन हमने ऑनेस्टली बोलना होता है। पेशेंट कहता है जे तू जाके दसिया ना कि मैं फलाने दिल गुस्सा किया सी, फिर वेखी मैं कदी नहीं जाना, मैं दवाई भी नहीं खानी। तो बेचारी बीवियां और घर वाले कहते चल दवाई तो खांदा पे ना, कोई गल नहीं, एक अद्धी बारी गुस्सा कर लिया तो कोई गल नहीं। नो, ऑनेस्टली, ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, ये 2 टूल्स आपके होने चाहिए। HT, ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंसी से आपने सारी चीजें बतानी है। कई बार क्या होता है, पेशेंट ठीक चल रहा होता है, 2-3 महीने अच्छा चल रहा होता है, एक बियर पी लेता है बीच में, और फिर फैमिली को, क्योंकि डिजीज आपको पता है ना कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल है, और फैमिली को कहता है जे तू दसिया ना तो फिर सोच ली दवाई भी नहीं, फॉलोअप भी नहीं, तो मैं फिर अपनी मर्जी करांगा। इको बारी पीती है, मैं हंगामा तो नहीं किया ना, आराम नाल सो गया सी ना। तो आपने अगर ये छुपा लिया तो फिर हमारी जो फॉलोअप्स है, हमारी डिजीज है, उसको छुपा, उसमें हमने बेइज्जती नहीं करनी है, बेइज्जती प्रोग्राम्स नहीं करने हमने। ट्रीटमेंट कितना जरूरी है, आपके पेशेंट को कितना ट्रीटमेंट चाहिए, कितनी ड्यूरेशन होएगी, कितना लंबा चलेगा, क्या दवाइयाँ चलेंगी, कितनी देर में दवाइयाँ कम होगी, सारी चीजें पूछिए आप। आपके पास टीम ऑफ साइकाट्रिस्ट है, टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट है, यू कैन आस्क एवरीथिंग। और फिर से मैं यही बोलूंगी, अगर आपका पेशेंट आपको किसी भी स्टेज पे महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये कहता है कि तू देख ली फिर तेरा हाल, तो इसका मतलब है बीमारी है अभी, इसका मतलब है कि करेक्टर डिफेक्ट्स है अभी भी,
उसको मनवाना आता है और आप मान जाते हो। हमें असर्टिव होना है, और अगर आप ये बोलो ना, ये जो सार की बात की है, तो सार ये है, जिस्ट ये है, आपका हार्ट ऑफ रिकवरी टूल ये है कि फॉलो अप जे मिस हो गए तो रिकवरी पॉसिबल नहीं जे जे अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिजीज नहीं हुई तो रिकवरी पॉसिबल नहीं है। जे ਅਸੀਂ एक्सेप्ट ही नहीं किया कि की दसिया जा रहा है तो फिर रिकवरी पॉसिबल नहीं है। अगर हम यही सोचेंगे कि ये 3 महीने बोला था, अब आगे का रहन देते हैं, घर पे अपने आप संभाल लेंगे, अब तो काफी इम्प्रूवमेंट आ गई है, तो रिकवरी आधी अधूरी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टिंग रिस्ट्रिक्शंस। अब हम एक रास्ते पे अगर चल रहे हैं तो कुछ उस रास्ते की रिस्ट्रिक्शंस, कुछ कायदे कानून, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे। अगर हम सड़क पे भी जाते हैं तो सड़क पे अगर हमने कोई रास्ता पकड़ा है तो उस सड़क पे चलने की स्पीड लिमिट होती है, कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, रूल्स रेगुलेशंस, प्रिकॉशंस, सब कुछ होता है। वो किस लिए होता है? वो रिस्ट्रिक्शंस क्यों बनी होती हैं? सेफ्टी के लिए। और ये रेड लाइट सारे शहरों में है, ये नहीं कि अम्बरसर च लुधियाने च पंजाब च है, बाहर भी है, फॉरेन में भी है। तो रूल्स तो एक का मतलब है कॉमन है ना सब जगह। मतलब अगर हम छोटे से छोटे, अगर हम देखें, हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, स्कूल में डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि नहीं होती हैं? होती हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्यों होती हैं? ताकि हम उनको कुछ सिखा सकें, कायदे कानून, एक बाउंड्री में रहना हम सिखा सके। और क्यों ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? जैसे आप सब लोगों ने बोला, सेफ्टी के लिए। ठीक है, अब हमने एक रास्ता पकड़ा है अपने लव्ड वन की और हमारी खुद की रिकवरी का। सो आपको लगता है कि हम हैफेजर्ड कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, कि कुछ कायदे कानून, रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी हम एक डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, या ये जर्नी को हम सेफली तय कर सकते हैं? बिल्कुल। सो इसका मतलब है कि जो आपको ट्रीटिंग टीम की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस या कह लो प्रिकॉशंस, जिनको हिदायतें कह देते हैं, हर बीमारी की कुछ हिदायतें होती हैं, ठीक है? तभी हम उस बीमारी को, जो खास करके क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द क्रॉनिक इलनेसेस, सारी उम्र चलने वाली साथ में, तो जो बीमारी ऐसी हमारे घर में आ गई है, उसको मैनेज करने के लिए, उसके साथ डील करने के लिए हम अगर रूल्स रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, प्रिकॉशंस, जो भी वर्ड आप दे दीजिए, अगर हम उनको मान के चलेंगे तो हमारे लिए वो जर्नी इजी हो सकती है। सो यहाँ पे हम जो आपको हिदायतें देते हैं वो क्या होती हैं, कि आपने ये इतनी देर फोन नहीं देना, आपने गाड़ी नहीं देनी, अकेले नहीं जाने देना, आपने मेडिसिन सुपरविजन में करानी है, ठीक है, आपने उसकी नींद भूख का ध्यान रखना है। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हम देते हैं, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम आपके लिए भी देते हैं, ठीक है, कि आपने इनेबल नहीं करना, को डिपेंडेंट नहीं होना, ठीक है, आपने 1 मिनट टॉक करनी है, आपने अपने मूड और अपना खुद का ध्यान रखना है। ये रिस्ट्रिक्शंस, ये हम हिदायतें आपको देते हैं ताकि आप वहां पे हड़बड़ा ना जाओ। और हड़बड़ाहट, अगर मैं एक सड़क पे जा रही हूँ और मैं रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो हड़बड़ाहट में क्या होगा? एक्सीडेंट। सो ताकि आप इस जो रिकवरी की जो आपकी एक जर्नी है, जो आप सफर तय कर रहे हो, वहां पे आप घबरा ना जाओ, आप अटक ना जाओ, आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, तो ट्रीटिंग टीम आपको एक फुल फ्लैश रिस्ट्रिक्शंस और हिदायतें आपको देती है कि जब आपका लव्ड वन ट्रीटमेंट में है तो आपने ये ऐसे करना है, जब आप वो ट्रीटमेंट से बाहर आपके पास चला गया, जब फॉलो अप पे है, तो उसकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं, या जब हम लॉन्ग टर्म एसोसिएशन की बात करते हैं तो आपने कौन सी हिदायतों का ध्यान रखना है, ठीक है? सो वो ये जो हिदायतें, अगर हम सोचो 3 महीने हम बहुत अच्छे से मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट बाहर जाके अगर हमने वो हिदायतें नहीं मानी तो क्या होगा? बैक टू स्क्वायर वन, ठीक है ना? अब जितनी आप सोचो, जितनी हिदायतें या जितनी रेड लाइट नॉर्मल प्लेन्स में होती है, पहाड़ों में तो नहीं होती, है ना? और पहाड़ तो होते भी, वहां की ट्रैवलिंग और ड्राइविंग बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, पर क्या हम हिदायतें वहां भूल जाते हैं? जितना टफ रास्ता, तो कौन सी चीज हमें सेफ रखती है? हमारी हिदायतें।
ਗੱਡੀ ਸਲੋ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਡੀਪਰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਰਸਤਾ ਸਮੂਥ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸਤਾ ਜਦੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਰਸਤਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੀ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਰਿਕਵਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡਲ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਰਡਨ, ਸੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਾਡੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਕਿ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਲਿਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਸੇਮ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਈਫ ਫਿਰ ਸੁਸਾਈਡਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਥੋੜੀ ਡਗਮਗਾਈ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਹਿਦਾਇਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਸਤਾ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੇਕ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਟ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਨੀਡਸ ਟੂ ਟੇਕ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫੀਲ ਓਵਰਵੈਲਮਡ ਬਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੜਬੜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਂਗੇ नहीं, ठीक है जी। अच्छा, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जैसे मैम ने स्टार्ट किया, बोला कि हर एक डिजीज की लिमिटेशंस होती हैं। अब किसी को हार्ट अटैक हो गया, मेरे कोई रिलेटिव थे, उनको हार्ट अटैक हुआ, जब हम पता लेने गए तो उनकी फैमिली ना उनको खुश्क रोटी ते उबली सब्जी खवा रही सी। कहते मैं नहीं खानी खुणी, ये मेरे अंदर नहीं लंघ रही है। डॉक्टर ने मेरा साग भी बंद करता है, मेरे कुलचे मक्खन भी बंद करते हैं, तो घ्यो भी बंद करता है, तो मैं नहीं खाना, मैं नहीं खा सकती। तो फिर मैं प्यार से बैठी, मैंने समझाया, मैं क्या अभी ना हार्ट पे बहुत ज्यादा भार पड़ा हुआ है, ये थोड़ी कहता है कि सारी जिंदगी एक ग्राई भी नहीं खा सकते, अभी थोड़ी देर पहले आप मैनेज करें इसको, थोड़ी देर के लिए इसको मैनेज करना पड़ेगा। आगे से उन्होंने मुझे क्या बताया, कहते खुशबू इन्नी आंदी पी ना बाहर चिकन बटर ते पता नहीं की कुछ खाते पे है, तो मैनू एक्सपेक्ट करते फिर आप भी ना खान पे। अब हम देखें कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज, कितनी इंपॉर्टेंट है कि एक घर में ना डायबिटिक पेशेंट और हाइपरटेंशन वाले बहुत पेशेंट्स होते हैं, हम उनके सामने ऊपर से नमक डाल के खा रहे हैं, अचार चटनियां खा रहे हैं और मिठाइयां खा रहे हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो देख के भी ना खाए। जो क्रेविंग तलब होती है ना, तलब बहुत स्ट्रांग होती है हमारी डिजीज में, किसी भी डिजीज में। जैसे एक डायबिटिक को मीठा देख के रहा नहीं जाता, वो आपके सामने नहीं खाएगा, रात को उठ के फ्रिज में से निकाल के खा लेगा चुप करके, चोरी चोरी। ऐसे ही हमारे जो लव्ड वंस होते हैं, उनकी क्रेविंग्स इतनी स्ट्रांग हो रही होती है ना, तलब इतनी स्ट्रांग हो रही होती है, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर आता है। फिर वो कहते हैं मैं ना मानू, ये जो तुमने मुझ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई है ना, मैंने नहीं माननी। हमारे एक पेशेंट की हमने भी छुट्टी करी थी, और जैसे मैम कह रहे हैं प्री डिस्चार्ज काउंसलिंग की थी। हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो रेड स्टैंड्स होते हैं, वो फिर ग्रीन स्टैंड्स में भी बदलते हैं, येलो स्टैंड्स में भी बदलते हैं, लेकिन उसका कुछ ड्यूरेशन होती है, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट एंड रिकवरी ऑफ द पेशेंट। अगर हमने सपोज करो 3 महीने 6 महीने पैसे मना किए हैं या गाड़ी मना की है, तो जब धीरे धीरे वो बेटर हो रहा है, हम 3-4 चीजें मना करते हैं, फोन मना करते हैं, अकेले बाहर जाना मना करते हैं, पैसे देना मना करते हैं, गाड़ी की चाबी देना मना करते हैं, और
अगर आप एज अ फैमिली उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करते और खुद ही इनेबल कर देते हैं, दे देते हैं, तो फिर रिकवरी पॉसिबल नहीं है। आज आपको बताया गया है सारांश ऑफ रिकवरी बताई गई है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैम ने बताया, रेड लाइट पे फास्ट जाओगे तो टक्कर होनी होनी है। अगर रिस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं करेंगे तो फिर रिलैप्सेस और स्लिप्स होने ही होने हैं। हमारे फैमिली मेंबर ने हमने मना किया था पैसे नहीं देने, बाहर निकलते ही उसने 500 मांगे तो दे दिए, और उसने जाते ही सिगरेट, टबैको और पता नहीं क्या कुछ लिया। तो जब फैमिली से हमने पूछा कि आपको मना किया था नहीं देने, कहते ले एडा वड्डा सियाना मुंडा आ गया, चॉकलेट वास्ते पैसे मंगे सी उन्हें, मैं देते 500 रुपए। तो चॉकलेट आप भी ला के दे सकते हैं उसको बोलो हम चलते हैं इकट्ठे चॉकलेट ले आते हैं, कोई बात नहीं, या मैं घर पे ला देती हूँ, आपको जो चीज चाहिए हम घर पे मंगा देते हैं, घर पे मना देते हैं। शाम को ऐसा करेंगे, इकट्ठे चलेंगे एज अ फैमिली डिनर पे, आपको कोई चीज खानी है तो, बट वी डोंट हैव टू प्रोवाइड मनी टू देम। पैसा तो उनका सबसे पहला ट्रिगर है, उनके पास पैसे आएंगे, रहा नहीं जाएगा। कभी ऐसा होता है कि आपने कोई डिश देखी है कहीं रेस्टोरेंट में या कोई कुकिंग चैनल पे कोई डिश देखी है और आपकी फेवरेट डिश है, फिर दिल करता है मैं भी बनाऊं, हम भी बनाए, हम भी खाएं। अगर हमारा देख के दिल कर पड़ता है तो उनका देख के क्यों नहीं दिल करेगा? सो दीज रिस्ट्रिक्शंस यू हैव टू फॉलो रिलीजियसली। आपने ये नहीं कहना कि मेरा बस नहीं चलता उसके सामने, अब वो बड़ा हो गया है, अब वो ट्रीटमेंट करा के आया है तो मैं उसको पैसे भी ना दूं, उन्हें मन्या नहीं, वो चाबी फड़ी थी चला गया। नहीं, असर्टिव टॉक का मतलब है जब भी आपका लव्ड वन गुस्सा करता है तो आपने ये कहना है हमारे घर का रूल है कि कोई ऊंची बात नहीं करे, कोई गुस्से में नहीं बोले। आप जो गुस्से से बोल रहे हो मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि कुछ पेन चल रही है आपके अंदर, आप शेयर कर लो क्या चल रहा है ताकि हम उसको मैनेज कर सकें। पर अगर आप गुस्सा करते हो या गुस्से से बोलते हो तो हमारा दिल बहुत दुखता है। एंड हमने ये रूल बनाया है कि आपसी रिस्पेक्ट रखनी है और आपस में हम रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, गुस्सा कोई नहीं करेगा। तो दिस इज द काइंड ऑफ स्टेटमेंट जो आपने देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रिस्ट्रिक्शंस और हिदायतें हम नहीं मान पाते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ना हमारी टॉक्सिक शेम भी आ जाती है। ठीक है, फिर अन्नी देर होगी डॉक्टर ने तो क्या सी फॉलो अप अन्नी देर चल रहे हैं, दवाइयां अन्नी देर चल रही हैं, ठीक है, पर जे ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ठीक है, लोकी की कहणगे तुसी हुण बच्चे नूं उत्थे ही रख देना है। सो हमें जो चीज रोकती है रिस्ट्रिक्शंस या प्रिकॉशंस को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मानने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो शर्म है कि लोग क्या कहेंगे। जदों मैं अपनी जेब चों अपने 40 साल के बच्चे नूं पैसे कट के देवांगा ते मैनूं भी शर्मिंदगी होएगी कि तू इनू नहीं दे सकदा, की हो गया। एक वाइफ्स हमने यहाँ पे देखी हैं, वो खुद ब खुद पेशेंट को पैसे पहले दे देती हैं कि अगर तुमने पे करना है तुम दे दो। क्यों? क्योंकि टॉक्सिक शेम है कि लोग क्या कहेंगे। हमने बोला हुआ है कि पेशेंट को पैसे नहीं देने, बट हम फैमिलीज की देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी खुद की कि हाँ भी हम शर्मिंदे होएंगे हमारे पेशेंट के सामने, या ये बोलेगा कि हाँ आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। ये सारी चीजें क्या है, ये हमें रोकती हैं कि हम हिदायतें फॉलो ना करें। थोड़ी देर के लिए कर लेंगे, पर जब हो जाएंगे 4 महीने 6 महीने, ठीक है, तो हमारे अंदर वो टॉक्सिक शेम आनी शुरू हो जाएगी कि रिश्तेदार क्या कहेंगे या हमारा पेशेंट ही क्या कहेगा कि मैं इतनी देर से जा रहा हूँ ट्रीटमेंट पे, आप अभी भी मेरे लिए ये नहीं कर सकते। हमें ना करनी नहीं आती, उनको ना सुननी नहीं आती। ये सबसे बड़ा हमारा जो नेगेटिव है ना हमारा पार्ट, कि फैमिली को अपने लव्ड वन को ना नहीं करनी आती और उनको ना सुननी नहीं आती। जहां आप ना करते हो वो बरस पड़ते हैं फिर, और जो जो बरसते हैं उससे हम डर जाते हैं। हम फियर ड्रिवन होते हैं हमेशा। तो जहां ना करनी है वहां हमने ना करनी है। ये बताना है कि जो ट्रीटमेंट का पार्ट है ये है, और ये कुछ देर रहेगा, सारी जिंदगी नहीं रहने वाला ऐसे। सारी जिंदगी हमने नहीं करना ये, बाद में आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है जब आप प्रॉपर सही हो जाओगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के काबिल हो जाओगे। एक टाइम होता है ना जब हम बच्चों को साइकिल सिखा रहे होते हैं, हमने साथ में सपोर्टिंग टायर्स भी लगाए होते हैं, हम भी साथ साथ में चलते हैं, है ना, वो थोड़ा सा तेज चलाते हैं तो फिर हम भी स्पीड अपनी तेज करते हैं। अभी वो वाला टाइम है। धीरे धीरे जो मैम बोल रहे हैं अभी टाइम आएगा जब आप हल्के से हाथ छोड़ोगे,
फिर टायर्स भी धीरे धीरे रिमूव करोगे जब उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ट्रीटमेंट की लेनी शुरू कर दी। अब ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट है वो यही है, आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ एंड पेशेंट। जी मैम। ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या आती है? हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमने यहाँ पे सिर्फ नशा छुड़ाने के लिए अपने लव्ड वन को नहीं भेजा, हम चाहते हैं कि वो अपने ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, जिंदगी में जिम्मेवार इंसान बन जाए, क्योंकि एक जिम्मेदार जो इंसान होगा ना, वो कभी नशा कर ही नहीं पाएगा। उसको ऐसी कोई चीज करने से पहले अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना काम, अपनी सेहत सब याद आ जाएगी। एक जिम्मेदार इंसान तो नहीं नशा कर सकता, है ना? वो तो अपना ध्यान रखेगा, चाहे उन्हें बीपी भी होवे, शुगर भी होए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, भाई मैं हेल्दी होना है ताकि मैं अपना ते अपने आले दुआले लोगों का ध्यान रख सकां। सो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, बट एज अ फैमिली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। जब हम बोलते हैं कि ये जो एडिक्शन इज अ फैमिली डिजीज, तो अगर हमने उसके ऊपर ये बात कर रहे हैं कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तो एज अ फैमिली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मैम ये हम सार कर रहे हैं, बीमारी के बारे में जानना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्यूरियस रहना, पूछना हर एक चीज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, हिदायतें, प्रिकॉशंस के बारे में। जितना आप जानोगे, सेल्फ एजुकेट करोगे अपने आप को, बट थ्रू अ राइट चैनल, गूगल से नहीं। जो आपके लव्ड वन को ट्रीट कर रहा है उस डॉक्टर से, उस ट्रीटिंग टीम से पूछोगे। ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी मेंटल हेल्थ, अपने मूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जब हम बोलते हैं कि इन्हें मेरा मूड खराब करता, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम फिर से को डिपेंडेंट बन रहे हैं। तो क्या मैं को डिपेंडेंट तो नहीं हो रही हूँ? क्या मैं इनेबल तो नहीं कर रही हूँ? क्या मैं रिएक्टिव तो नहीं हो रही हूँ? क्या मैं वही पुराने तरीके तो नहीं अपनाने लग गई जो मैं पहले अपनाती थी घर पे? वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो फैमिली मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने मूड का ध्यान रख रही हूँ, अपनी सेहत का पहले ध्यान रख रही हूँ। क्योंकि पहले जब मैं को डिपेंडेंट थी तो मैं तो अपना ध्यान ही नहीं रखती थी, मैं तो सिर्फ इनके ऊपर ध्यान रखती थी। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले है कि मैंने अपनी मेंटल हेल्थ की टेक केयर करनी है, फिजिकल हेल्थ की, ताकि मैं रिकवरी में सपोर्ट कर सकूं। रिकवरी नहीं आप करा सकते, आप रिकवरी में सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने अपने रोल को पहचानना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी। तीसरी चीज, जिस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट विद द ट्रीटिंग टीम, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फैमिली की। अगर सोचो ट्रीटमेंट में फैमिली डिसऑनेस्ट हो गई तो क्या होगा? नुकसान, हम ट्रीट ही नहीं कर पाएंगे। सो बीइंग ऑनेस्ट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फैमिली की। क्या हो रहा है, क्या बिहेवियर आ रहा है, क्या गलती हुई है, कहाँ पे चूक रह गई आपकी तरफ से, पेशेंट की तरफ से, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी। उसके आगे अगर हम चौथी बात करें, तो जितने भी आपके डाउट्स आते हैं, ठीक है, जितने आपके शंकाएं आती हैं मन में ट्रीटमेंट को लेके, दवाइयों को लेके, टाइम ड्यूरेशन को लेके, ठीक है, वो डिस्कस करना ट्रीटिंग टीम से, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फैमिली की। वो सब डिस्कस करना पेशेंट के साथ है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ट्रीटिंग टीम के साथ? ठीक है, वो हम किसके साथ करेंगे? ट्रीटिंग टीम के साथ। कि जो भी मेरे को कंसर्न्स आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, ये सुस्त है, ढीला है, ये ओवर एक्टिव है, ये तो अभी वही पुरानी बातें कर रहा है, ये अगर मेरे दिमाग में कोई शंका आ रही है ट्रीटमेंट को लेके, तो ये मेरी जिम्मेदारी है मैं डॉक्टर से जाके पूछूं। ठीक है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद पांचवी अगर हम बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को एक ऐसे दायरे में रखना जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं इस ट्रीटमेंट में। ठीक है, अपना सर्कल चूज करना, वो किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। ठीक है, कि हमने ऐसे लोगों, ऐसे रिश्तेदार से मैंने कम से कम राब्ता रखना है जो मेरे को कहते हैं तेरा तो दिमाग खराब हो गया, जो मैनू कहते हैं ये कोई ट्रीटमेंट थोड़ी है।
ठीक है, ਇਹਨੂੰ 2 ਸੰਗਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। सो ये जिम्मेदारी किसकी है कि अपने आप को एक ऐसे सपोर्ट ग्रुप के साथ एसोसिएट करके रखना, जोड़े रखना, जो कि मेरे रिकवरी की जर्नी में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी फैमिली की है। अगर आपका लव्ड वन हमारे पास 100 डेज है ना, तो 100 डेज आपने भी ऑनलाइन सेशंस अटेंड करने हैं। आप सबको रोज लिंक आता होएगा, मैं रोज लिंक भेजती हूँ, आपने वो सेशंस अटेंड करने हैं। और उन सेशंस में अगर आप फिजिकली जा सकते हैं, लोकल है, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। फिजिकली जाके वहां पे अपनी क्वेरीज कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। अगर आप फिजिकली वहां नहीं जा सकते तो आप अपने पॉइंट्स उसमें से नोट डाउन करें, अपनी डायरी, हमारे सारे लव्ड वंस के पास डायरी है, हम चाहते हैं वो ठीक हो जाए, पर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेंगे? हमें भी तो अपने अंदर चेंज लेके आना है। जरूरी नहीं है कि सारा मूड, थॉट्स एंड बिहेवियर का मसला हमारे लव्ड वंस में भी है, ये हम में भी है कहीं ना कहीं। हम पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं आप बीमार हैं, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का भी तो मूड खराब हो सकता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का भी तो मूड लो हो सकता है, उसके मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं जो नेगेटिव हुए, कुछ नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। तो आप अपनी डायरी मेंटेन करके क्वेश्चंस तैयार करें और अपने रिस्पेक्टिव काउंसलर को कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बबलीन मैम को कर सकते हैं, निधि मैम को कर सकते हैं, अपने रिस्पेक्टिव काउंसलर से पूछ सकते हैं। और हम एक 7th हैबिट में एक हैबिट है कि फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अगर हम चाहते हैं कि हमें, यानी कि आपको, आपके पेशेंट्स, आपके लव्ड वन समझे, तो सबसे पहले जो हमने ये शुरू किया है, हम उसको समझे। हमने अगर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद ये कह दिया, अगर चलो आपका लव्ड वन आपको आज कहता है कि मुझे आज ही लेके जाओ, तो क्या है ये? बताइए, आप बताइए क्या है ये? क्या है ये? क्यों कह रहा है वो एक तो ठीक नहीं है, एक उसकी एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है उसके अंदर, उसकी बेचैनी है जो उसको ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर कर रही है। तो हम क्या करते हैं, हम कई बार कुछ ऐसी स्टेटमेंट बोल देते हैं जो खुशगवार नहीं होती हमारे लव्ड वन को। हम कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी प्रोवोकिंग स्टेटमेंट बोल देते हैं। 1 महीना हो गया तेन, तू हले भी उत्थे जाता ही है, 1 महीने बाद भी इतना पैसा लाता है, इतने पैसे खर्चते, 1 महीने बाद भी तो यही गल करी जा रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उसकी बीमारी का पार्ट है। बार्गेनिंग ये सबके लिए है, ये मेरे लव्ड वंस के लिए भी है और मेरी फैमिलीज के लिए भी है। बार्गेनिंग एक ऐसी चीज है जो रहनी है। वो जब 3 महीने में 10 दिन रह जाने तब भी रहनी है। चलो 5 दिन पहले ही ले जाओ, 5 दिन पहले ही भेज दो मैडम, थोड़ा की जाता है 5 दिन पहले अभी नहीं था, भेजना। आज डिस्चार्ज था, 10:30 आना था, तो 10 बजे ही हाँ, आ जाना। आज एक पेशेंट के डिस्चार्ज था, उनकी फैमिली में कुछ इश्यूज थे, तो वो स्टे बैक नहीं कर पाए मीटिंग के लिए। तो पेशेंट ने उनको कल फ्राइडे कॉल पे बोल दिया 10:30 की 10 बजे ही आ जाना। तो ये कितनी हमारी एंजाइटी है, वो एंजाइटी रहनी है अभी। अगर आपका लव्ड वन, हमारे जो पेशेंट्स हैं, कभी गुस्सा कर रहा है तो हम देखें तो सही, अंडरस्टैंड तो करें उसके गुस्से के पीछे वजह क्या है, कौन सी इमोशनल पेन चल रही है अंदर, उसको कोई तलब उठ रही है, उसको कोई पुरानी यादें आ गई हैं, उसको कोई बेचैनी हो रही है। हम क्या कहते हैं, तू तो नशा ही करना है जाके, मैंने पता है। तो बात अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की कर रहे हैं यहाँ फैमिली की, तो जैसे हमने उनके इमोशंस और मूड को समझना है, अपने भी समझना है कि ये जो मेरे को बैठे ही, सुबह तो मैं ठीक थी, ये शाम को जो मेरे को कालियां पड़ने लग गई हैं, मैं क्या ऐसा सोच रही हूँ कि ये काली पड़ रही है। ठीक है, सो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश। ठीक है, सो अपने मूड का, अपने इमोशंस का, आपको क्या सोचें आ रही हैं, आप अपने आप से क्या बात कर रहे हो, एक इंटरनल डायलॉग क्या चल रहा है, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, सो कमिटमेंट टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फैमिली की। हम जो पेशेंट हमारे पास आए हैं, जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, जिनका ब्रेन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है, वो अपने लिए अच्छा बुरा डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तभी हम यहाँ पे लेके आए उनको। ठीक है, सो वो क्या इस
ट्रीटमेंट में ज़्यादा कमिटेड रहेंगे कि फैमिली को कमिटेड रहना चाहिए? और ना जब हम इनिशियली आते हैं फैमिली, हमारी विल यहाँ होती है, कोई नहीं, जितना मर्जी, जैसे मर्जी, पर धीरे धीरे हमारी जो विल है वो पेशेंट की विल के अकॉर्डिंगली चलती है। इस चीज को समझे हम। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये ट्रैक चेंज ना करें कि इनिशियली जब हम आते हैं तो हम कहते हैं कि हमने डिजीज का इलाज कराना है, हम ट्रीटमेंट ड्रिवन होते हैं कि जो मर्जी हो जाए हमने ट्रीटमेंट कराना है, हमने अपने लव्ड वन को ठीक करना है। पर धीरे धीरे वो कब वो गाड़ी का ट्रैक, वो जैसे ट्रेन की पटरियों से कैसे वो पटरी एक पटरी से दूसरी जगह, यहाँ पता ही नहीं चलता फैमिली कब इधर से इधर खिसक जाती है। और हमें पता होता है ये स्टेटमेंट कहाँ से आई है। हाँ। जब हमारी फैमिलीज जो कि जब आती हैं और वो कहाँ पे होती हैं और क्या स्टेटमेंट्स देती हैं, और कुछ देर बाद फैमिली की स्टेटमेंट जब चेंज होती है ना, हमें पता होता है वो यहाँ से आया है, वो यहाँ से नहीं आया, वो यहाँ से आया। ठीक है, तो हम समझे कि हमने बीमारी को ट्रीट करना है, और उसके लिए मैं तो इनके सामने भी कहती हूँ, मरीज की मर्जी बीमार है तो इनकी मर्जी नहीं माननी हमने ट्रीटमेंट को फोकस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाने इन्वॉल्व है, लाइफ इन्वॉल्व है इसमें, और लाइफ तब हमारी होएगी मैनेजेबल जब हम सारे असूलों को समझेंगे, फॉलो करेंगे, और हम कोई भी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करेंगे। देखो, कमिटमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, कमिटमेंट दिखाना सबसे ज्यादा मुश्किल तब होता है जब रास्ता थोड़ा सा कठिन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और कठिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम बोलते हैं हमारे जो लव्ड वंस है ना, ये 4 चीजें करेंगे। या तो वो गुस्सा करेगा कि मैनू इत्थे रख के दिखा लो, या वो जैसे मैम कहते हैं बार्गेनिंग करेगा कि मैनू अज जे लैके जाओगे फिर ते मैं छड़ दांगा। ठीक है, पर जे मैनू थोड़े दिन होर रखा तो फिर देखना मैं ऐसी तसल्ली कराऊंगा, पहले तो भी ज्यादा करांगा, हजे तो मैं शराब पीना, हुण मैं चिट्टा लगा के दिखाऊंगा। तो ये दूसरी बोल कौन रहा है? ये बीमारी आपको बोल रही है, ये याद रखेंगे, वो नहीं भूलेंगे हम। और बीमारी के साथ उसका कोई ड्यूअल डायग्नोसिस है जो बोल रहा है, और उसको पता है कि मैं कौन सी चीज बोलूंगा और कहाँ पे मेरी फैमिली मेरी बात मान लेगी। कि तुसी मैनू जे आज नहीं लेके जाओगे तो 3 महीने बाद फिर छुड़ा लोगे, वो थ्रेटन करेंगे। हाँ जी, अनट्रीटेड इलनेस, हम बीमारी को जिसका इलाज नहीं हुआ उसको वैसे ही घर ले गए, जैसे कि ऑपरेशन हुआ और टांके नहीं लगे और हम वैसे ही ले गए। नहीं, पहले तो टांके लगने जरूरी है भाई, टांके लगेंगे, टांके लगेंगे, टांके घुलेंगे, टांके पूरे खुलेंगे, जख्म ठीक होगा फिर। अभी नहीं। अच्छा। अभी नहीं, कोई बात नहीं, इसके लिए अभी हम तैयार नहीं है ना, उसके बारे में हम अलग से बात तो करेंगे। जिवें मैं कह रही हाँ कि कमिटमेंट कायम रखनी उदों मुश्किल होएगी जदों साडा लव्ड वन गुस्सा करेगा, जदों धमकी देगा, जदों वो प्लीड करेगा कि नहीं हुण मैं नहीं करदा, मैनू एक चांस दे दो, ਅਸੀਂ प्लीड करांगे या बार्गेनिंग करांगे, उदों कमिटमेंट ते फैमिली दा खरे रहना जिहड़ा है वो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उदों की है कि सानू चूज करना पैंदा ना कि पता नहीं ये मैं डिसीजन ठीक लै रहा कि नहीं लै रहा। सो उस टाइम ते जो कमिटमेंट है ना फैमिली दी, ਅਸੀਂ देखते हैं कि वो डाउन हो जाती है, क्योंकि किते ना किते बीमारी दे बिहेवियर्स बाहर आ रहे होंगे हैं। ठीक है, सो मेरी यही रिक्वेस्ट है फैमिली तो कि ये 3-4 चीज़ां जे फैमिली ने सीख लिया कि असी पर कमिटेड रहना ट्रीटमेंट तो फिर असी अपने लव्ड वन का नुकसान नहीं करांगे। क्योंकि मोस्टली की होंदा है कि जदों गुस्सा करदा है, थ्रेटन करदा है, जदों तुहाडे ते जिम्मेवारी पाउण दी कोशिश करदा है कि हाँ भी तुसी छुड़ा लोगे मेरा, ठीक है, जदों ये कोशिश करदा है उत्थे फैमिली डगमगा जांदी है, ये नहीं यार ये ते ठीक ही कह रहा, ਇਹਦੀ ਗੱਲ सुन ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, कोई गल नहीं, ये अज कह ते रहा, इन्हें मन पक्का कर ते लिता, पर की ये चीज़ां पहले नहीं हुईयां? इन्ने सालों तो 5 साल 10 साल तो बड़ी बड़ी ये चीज़ां हुई कि उन्हें जिम्मेवारी चुकी है, पर हजे वो केपेबल नहीं है जिम्मेवारी चुकन दे। तां असीं कह रहे हैं ये लास्ट स्लाइड जिहड़ी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली की है, कमिटमेंट सब तो वड्डी तुहाडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हजे उन्होंने अपना चंगा बुरा नहीं पता। एंड जे असी इमोशनल होके कोई इहो जिहा डिसीजन लै रहे हैं तो फिर असी अपने लव्ड वन का नुकसान कर बैठांगे।